बारी आ गई है एक और एशियाई टीम्स की बात करने की, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस आखिर क्या है। तो जान लेते हैं कि आखिर नेपाल क्रिकेट टीम की, जी हाँ आज नेपाल के बारे में बात करने वाले हैं, नेपाल क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या कुछ है, पिछले कुछ टाइम से क्या कुछ रही है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। एक और टीम का हम आपके सामने लेकर हाजिर है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ क्या है। जी हाँ, स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो है उनके, जैसे हम कहते नहीं है, जैसे गोडाउन में जो तैयार होता है, जो गोडाउन में जो सामान रखा होता है, फिर आप कहें जो ऑन प्रोडक्ट्स जो निकल के आते हैं बाहर, वो जबरदस्त है। यानी हम अगर ये कहें कि उनका जो यंग ब्रिगेड जो अब आ रही है टीम में, वो एक से बढ़कर एक क्वालिटी प्लेयर्स है। यही थोड़ी दिक्कत हो जाती है, यंग प्लेयर्स बाकी टीमों में आते हैं, लेकिन क्वालिटी प्लेयर्स होना ये कहीं ना कहीं चकमा खा जाती हैं बाकी टीमें। टेस्ट में नेशंस में भी ऐसी बहुत सारी नेशंस हैं जहां पे यंग प्लेयर्स हैं तो सही, बड़े बड़े यंग प्लेयर्स अपग्रेड है, लेकिन नाम के ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, क्वालिटी जो कहते हैं, क्वांटिटी बहुत है लेकिन क्वालिटी बहुत कम है। वो चीज कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट टीम में नजर आती है। इस पे थोड़ा सा और लाइमलाइट अगर आप डालें कि स्ट्रेंथ को लेकर नेपाल किस तरह से आगे है बाकी सारी एसोसिएट टीम्स। बिल्कुल, देखिए स्ट्रेंथ की बात यहाँ हम कर रहे हैं तो नेपाल की यंग ब्रिगेड की तो बात करनी ही होगी, क्योंकि यंग ब्रिगेड ने अभी ट्राई नेशन सीरीज में हमने देखा उन्होंने किस तरीके से काम किया है, जिताने में बहुत बड़ी जो एक कंट्रीब्यूशन है यंग ब्रिगेड का ही देखने को मिला है। अप्रोच भी नहीं, यही तो आजकल का क्रिकेट ऐसा है। बिल्कुल, स्पेशली टी20। बिल्कुल, आजकल का क्रिकेट ही ऐसा हो गया है कि यंग प्लेयर्स की बहुत जल्दी जरूरत है। अगर यंग बोल के आप कहेंगे 2 साल बाद खिलाएंगे उन्हें, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए नेपाल की जो स्ट्रेंथ है वो जबरदस्त है। यंग ब्रिगेड, कुशल भुर्तेल की बात करें, आसिफ शेख, कुशल मल्ला, इस तरीके से प्लेयर हैं जो कि और भी हैं। बिल्कुल, इन सबके साथ मिलकर एक यंग जो ब्रिगेड है, बहुत कहा जाता है कि यंग ब्रिगेड बहुत ज्यादा फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, रफ शॉट्स वगैरह मार के आउट हो जाते हैं, लेकिन वही क्वालिटी यहाँ देखिए, इसी क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर वो कंट्रोलेबल इनिंग खेलना जानते हो, शॉट सिलेक्शन खेलना जानते हो, तो कुछ इस तरह दिखेगा जैसे नेपाल के यंग ब्रिगेड दिखते हैं मैच खेलते हुए। जी हाँ, क्योंकि नेपाल ट्रांजिशन सीरीज जब शुरू हुई थी तो बहुत बड़ा दबाव था यंग प्लेयर्स को लेकर, काफी यंग प्लेयर्स ने उसमें परफॉर्मेंस किया, और जब उन्होंने उनको मौका मिला उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस की और रिजल्ट आपके सामने है। और जहां तक बात है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है इस टीम की, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा, आज भी सहमत होंगे इससे, पारस खड़का जो इस टीम है। जी हाँ, और ये पारस खड़का इस टीम में, इसका मतलब ये नहीं कि अरे पारस खड़का है तो हाँ एक्सपीरियंस प्लेयर है तो हो गया, हाँ टीम में है तो अच्छा है, यंग प्लेयर्स के लिए एक्सपीरियंस है। अगर आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है जिसने उस देश की क्रिकेट को ही एकदम, जैसे कहती है, सड़क से उठाकर आसमान तक पहुंचा, और वो प्लेयर आपके साथ अभी भी प्लेइंग 11 में है, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यंग प्लेयर जितने भी हैं वो उनके मार्गदर्शन में बेहतरीन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, और बिल्कुल पूछते भी हैं। इसी वजह से, क्योंकि आप किसी भी टीम में उठा के देख लीजिए, बहुत ऐसी कम टीम होगी कि जिसके देश के क्रिकेट के राइजअप में जिन प्लेयर्स ने योगदान दिया है वो अब बहुत ही कम है। जाहिर सी बात है, टेस्ट क्रिकेट को हटा देते हैं, वो बहुत पुराने हैं, लेकिन एसोसिएट टीम्स में भी अगर देखें तो राइजअप को लेकर बहुत ही चंद आपको प्लेयर्स मिलेंगे, उसमें पारस खड़का है। तो नो डाउट ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कहीं ना कहीं नेपाल क्रिकेट टीम की, कि क्रिकेट को राइज कराने वाला प्लेयर आज भी उनके बीच मौजूद है और परफॉर्म कर रहा है, कई यंग प्लेयर्स से भी जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नजर आती है। जाहिर सी बात है, कितनी भी स्ट्रेंथफुल टीम क्यों ना हो, क्योंकि एक ना एक वीकनेस तो जरूर होती है। अगर वीकनेस ना हो, बिल्कुल हाँ, ये तो खैर हर केस के अंदर होती है, चाहे वो इंसान के अंदर हो, चाहे वो टीम के अंदर हो, चाहे वो मशीन के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो, हर कोई 100% परफेक्शन तो कभी नहीं होता। जी हाँ, वरना फिर लोग टीम्स मैच हारती ही नहीं, 100% परफेक्शन होता। वीकनेस कहाँ पे आ रही है वो हम जान लेते हैं। इतना मैं क्लियर कर दूं, T20I में फिलहाल वीकनेस कोई नहीं है। T20I में नेपाल बेस्ट टीम है स्टेट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिक्कत जो आ रही है वो है ODI में। बिल्कुल 10 ODI हुए हैं, लेकिन फिर भी 10 ODI हो चुके हैं। कहाँ दिक्कत है यहाँ को समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, देखिए ODI में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जब बड़ी इनिंग खेलने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स परफॉर्मर इतने हैं नहीं। सीधी सी बात है, मिडिल ऑर्डर की बात करें, दीपेंद्र सिंह एरी, विनोद भंडारी और आरिफ शेख, जी हाँ मैं इनकी बात की, ऊपर बैटिंग करने आते हैं, ये सब ऊपर बैटिंग करने आते हैं। खाली लोअर ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर से मिडिल ऑर्डर तक में खाली ज्ञानेंद्र मल्ला और पारस खड़का आपको मैच जिता के नहीं देंगे, और ये हुआ भी है, ये कई बार हो चुका है। इनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जो कि बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि चलिए 1 मैच 2 मैच देखने को मिल रहा है। लगातार अगर ऐसा खेलेंगे तो आप 20 मैच 30 मैच 40 मैच के बाद भी यही हाल होगा कि इन तीनों जो ऊपर के बैट्समैन अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे
तो फिर ये अपनी जगह गंवाएंगे भी, और यही सबसे बड़ी वीकनेस है जो हार की वजह बनती है। जब तक आप स्कोर बड़ा नहीं देंगे तब तक बॉलर्स के पास कोई बचेगा नहीं डिफेंड करने। जी हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ तो स्कोर आपको देना होगा और एज अ बैट्समैन आपको परफॉर्म करना होगा। अब आपको इसके स्टैट्स के साथ आपको समझाते हैं कि इन 3 प्लेयर्स के ओडीआई में अब तक रन्स कितने हैं और स्टैट्स क्या कहते हैं इन 3 प्लेयर्स के खास कर। बिल्कुल, आरिफ शेख की मैं बात करूँ तो यहाँ 10 मैच में 130 रन, 10 मैच में 130। विनोद भंडारी की बात करूँ 7 मैच में 155। जी हाँ, और दीपेंद्र सिंह यारी की बात करूँ तो 10 मैच में 159 माफ कीजिएगा, 200 रन भी नहीं है, यानी कि 20 का एवरेज भी किसी का नहीं। जी हाँ, अगर हम नॉट आउट वाले सिलेक्शन को हटा दे तो वैसे देखा जाए तो 20 का एवरेज भी किसी का नहीं आता। नॉट आउट है तो बात अलग है। जी हाँ, इसका मतलब वो नॉट आउट है, इसका मतलब कि सामने पारस खड़का या ज्ञानेंद्र मल्ला ने जबरदस्त परफॉर्म किया है उस मैच में कहीं ना कहीं, इसीलिए वो मैच नेपाल जीता होगा। क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे उनकी सेंचुरीज होती, कोई बड़ी इनिंग्स होती, जो कि कहीं ना कहीं नदारत नजर आती है। ये याद रखिए, एक मैच में चलने से नहीं होता। ओडीआई है आपका, अगर आप एक मैच में चलते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। जी हाँ, आप 10 मैच खेले हैं, चलिए 4 मैच 5 मैच का रेशियो होता है, वो ठीक है, जैसे कि पारस खड़का ज्ञानेंद्र मल्ला में देखने को मिलता है। लेकिन इन दोनों के अलावा ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, वीकनेस को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वीकनेस स्ट्रेंथ पे हावी हो गई तो ये ज्यादा लंबा जो आपकी जो अगर जीत की सोच रहे हैं, सीरीज विन या क्वालिफायर्स विन की सोच रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। 1-2 प्लेयर से या लामी चाने से उम्मीद करेंगे बॉलिंग में आके वो 5-6 विकेट ले जाए। ओडीआई की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल ओडीआई, सिर्फ ओडीआई की यहाँ बात हो रही है, तो वहां बहुत ज्यादा वीकनेस नजर आती है, क्योंकि स्ट्रेंथ वहां कम है, वीकनेस ज्यादा। जी हाँ, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप इन प्लेयर्स के डाउन देखिए। डाउन की वजह से ये महसूस होता है, जब आप ओडीआई क्रिकेट खेलने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ऊपर के जो 3-4 प्लेयर्स हैं वो आपको एक जबरदस्त बेस तैयार करके दें। उसके बाद जो लोअर मिडिल ऑर्डर और जो पिंच हिटर्स हैं वो अपना काम करते हैं और स्कोर को इस मुकाम पे ले जाते हैं कि बॉलर्स के पास काफी अच्छा खासा स्कोर हो। अगर ऊपर ही परफॉर्मेंस नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि लोअर मिडिल ऑर्डर और पिंच हिटर थोड़ा बहुत मिलकर मारेंगे तो वो स्कोर नाकाफी होगा। इसीलिए इसको ठीक करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। अगर 50 ओवर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में नेपाल को क्वालिफाई करना है, क्योंकि 50 ओवर में काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। आप खुद देख सकते हैं, आप एनालिसिस बेटर कर सकते हैं कि पारस खड़का और ज्ञानेंद्र मल्ला जब आउट हुए हैं, जल्दी आउट हुए हैं, तो टीम हमेशा मुसीबत में ही घिरी है। हम बैट्समैन की यहाँ बात कर रहे हैं, कमजोरी बैट्समैन में क्लियर नजर आती है। तो यहाँ थोड़ी सी एक दिक्कत है, वरना T20 में तो खैर कोई वही नहीं है, जबरदस्त स्ट्रेंथ उनकी T20 में बनी हुई आ रही है और यंग प्लेयर्स जो आ रहे हैं क्वालिटी। जी हाँ, अगर यंग प्लेयर्स उस तरह की जिम्मेदारी निभाते हैं ओडीआई में भी आके, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत दूर हो सकती है। एट द एंड कुछ कहना चाहेंगे आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के, क्या ज्यादा भारी पड़ रहा है नेपाल का? स्ट्रेंथ ज्यादा हावी है या वीकनेस? देखिए सीधा है, माइंडसेट क्या कहता है आपका। अगर आपको लगता है कि हमें लंबा फॉर्मेट खेलना है, हमें टेस्ट नेशन प्लेइंग नेशन बनना है, अगर ये आपका सपना है, तो ओडीआई में ध्यान देने की जरूरत है। T20 के पीछे इतना भागने की जरूरत नहीं है, टीम अच्छा कर रही है। जब कर रही हो तो इतना पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ओडीआई में ध्यान देने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप ओडीआई में ध्यान देंगे, प्लेयर्स जैसे कि हमने कहा ये 3 प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर आपने कहा इंक्लूड होंगे और जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे, हो भी गए थे क्लोज कैंप में, सबको ले लिया गया। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर चाहते हैं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप हमें क्वालिफाई करना है, जो कि बिल्कुल चाहते होंगे, सबका सपना होता है, हमें क्वालिफाई करना है, खेलना है, खेलना है, टेस्ट नेशन खेलना है, तो वो T20 के सहारे नहीं होगा, वो ओडीआई के सहारे होगा। तो ओडीआई में वीकनेस बहुत ज्यादा हावी हो रही है इस टाइम। जी हाँ, तो ओडीआई में जहां तक बात करें वीकनेस ओडीआई में और स्ट्रेंथ की बात करें तो T20 में फुल्ली स्ट्रेंथफुल नेपाल टीम नजर आ रही है। यही एक वीडियो था। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं कि हाँ ओडीआई में थोड़ा काम करने की जरूरत है T20 के मुकाबले, तो वीडियो को लाइक करिए। अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से नेपाल क्रिकेट टीम की वीकनेस क्या है। जी हाँ, स्ट्रेंथ तो सभी को पता है, लेकिन वीकनेस क्या है आपके हिसाब से, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी आपकी राय अलग भी हो सकती है। इस वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार बने रहिए के साथ।